Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स्ड फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा. सो बिलीव मी दिस सिंगल वीडियो गिव्स यू लॉट ऑफ राइट एंड मार्क्स स्कोरिंग टू. सो गाइस फर्स्ट आई एम गोना डिस्कस 1962. रिमेंबर दिस ईयर. इस ईयर में जितने भी मेजर टेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करके आपके लिए लिखे हैं. सो प्लीज़ हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे. देखिए फर्स्ट वी हैव द सैवेज माइंड. 1962 में पब्लिश हुआ है और इसे क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने लिखा है. मैचिंग में क्रोनोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. रिमेंबर द नेम ऑफ ऑथर एंड ईयर मैंने आपको मेंशन कर दिया 1962. 1962 रिमेंबर कीजिए और ये सभी टेक्स्ट आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव द गोल्डन नोटबुक. दिस इज द वर्क रिटन बाय डोरिस लेजिंग. ओके. कम्युनिकेशन बाय रेमंड विलियम्स. How to do things with words, J.L. Austin, right? Next we have the Gutenberg Galaxy. This work published by Marshall McLuhan, Canadian philosopher, most important, right? Next we have Who's Afraid of Virginia Woolf. This is the work written by Edward Albee, right? American है ये. The Lion and the Jewel, वॉल्सवाइन का, जिन्हें हम अफ्रीकन लिटरेचर में पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर वॉल्सवाइन का, राइट? इनका ये वर्क है द लॉयन एंड द ज्वेल, पब्लिश 1962, राइट? द कॉम्बैट ऑफ शैडोज, मनोहर मालगोनकर. मनोहर मालगोनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं. इनके जितने भी इंपॉर्टेंट 4 और 5 टेक्स्ट हैं आपको उन्हें क्रोनोलॉजी मैनर में देख कर जाना है, बिकॉज एग्जाम में डेफिनेटली आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट? सो ये मैंने आपसे डिस्कस किए 1962 की पब्लिकेशन एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. लेट्स डिस्कस अहेड. वी ऑल नो गाइज वी हैव नो मोर टाइम एंड आफ्टर 2 और 3 डेज हमारा एग्जाम है. तो प्लीज़ जितना भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ, इन सभी को आपको गो थ्रू करके एग्जाम से पहले जाना है. ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज मैंने इन सबको कलेक्ट किया है स्पेशली फॉर यू ऑल, सो दैट यू गाइज गिव योर परफॉर्मेंस बेटर इन योर एग्जाम. लेट्स डिस्कस 1964. दिस इज द ईयर जब आपके ये सारे वर्क्स पब्लिश हो रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, रिपीट हो रहे हैं गाइज मैनी ईयर से, राइट? तो प्लीज़ इनको देख के जाना ही जाना है, राइट? फर्स्ट वी हैव मैथोलॉजीज. देखिए एक मैथोलॉजीज है वर्क एंड दिस इज द मैथोलॉजीज. रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्क. दिस रिटन इन 4 वॉल्यूम बाय, और इसको जो ओरिजिनली लिखा गया है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है एंड इसके जो ऑथर हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस. रिमेंबर पब्लिश्ड इन द ईयर 1964. ओके. वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड. राजा राव को साहित्य अकादमी अवार्ड सेम ईयर 1964 में ही मिला था. रिमेंबर द लास्ट हैप्पी राइटर. दिस इज द वर्क रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ. रिमेंबर. ओके. अंडरस्टैंड मीडिया, मार्शल मैकलूहन का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें इन्होंने द मैसेज इज द मीडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज को कॉइन किया था. पब्लिश्ड इन सेम 1964. ओके. नेक्स्ट वी हैव गोवा विच बाय आसिफ करीमबॉय, राइट? द बैंड्स ऑफ गंगाज, मनोहर मालगोनकर 1964. इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटी, ये आपका स्टैनले फिश का है, टू हुम वी स्टडी इन रीडर रिस्पॉन्स थियोरी, राइट? And the Whitsun Wedding by Philip Larkin, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम है, इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है. देखिए ये मैंने आपको 1964 की पब्लिकेशंस बताई थी, डिस्कस किया था. लेट्स गो अहेड. सी गाइज, इंडियन एस्थेटिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आप मान के चलिए, टॉपिक मान के चलिए. एग्जाम में एग्जामिनर इससे अब बहुत से क्वेश्चन डीपली पूछने लगे हैं, राइट? सो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की आप लोगों को. लेट्स डिस्कस. ये लिस्ट आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोरिंग होगी और इससे आपको क्वेश्चन पक्के से मिल जाएगा. तो प्लीज़ इन सभी जितनी भी मैंने ये जो आपके भरत हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी थी अब आपसे इंग्लिश में पूछी जाती है, तो प्लीज़ इन सबको याद करके जाइएगा. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो फिलोसोफर है वो किस अपनी रचना से, राइट, अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट से एसोसिएटेड है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव भरत.
भरत जो है वो एसोसिएशन है इनका नाट्य शास्त्र से। अच्छा, नाट्य शास्त्र है जिसमें हम 8 रस के बारे में पढ़ाई करते हैं एंड 4 नाटक के बारे में पढ़ते हैं, और इसका जो चैप्टर 6 और 7 है उसमें इन्होंने रस थियोरी के बारे में बताया है। गाइज नेक्स्ट वी है भामा। ये है भरत, भामा है ये। कंफ्यूज मत होना नेम से, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों के टेक्स्ट दे देते हैं, राइट। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। ये भरत का नाट्य शास्त्र है एंड भामा इज एसोसिएशन है इनका कैवल्यकारा, केवल अलंकारा, ठीक है, काव्य अलंकारा। ओके, देखो मैं तो इसको हिंदी में इस तरीके से लिख लेती थी क्योंकि ये बहुत टिपिकल नेम होते काव्य अलंकारा, तो मैं हमेशा इसको जब भी रिपीट करती थी या रिवाइज करती थी तो मैं हमेशा हिंदी का देखती थी। और भाई एग्जाम की बात है तो मैं अच्छे से हम लोग स्पेलिंग को बहुत ही कॉन्शियसली उसको रीड करते हैं, तो वहाँ तो हम लोग कर लेते हैं ठीक, बट जब हम रिवाइज करते हैं तो वी हैव प्रॉब्लम, क्योंकि हमें बहुत स्पीडली पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप हर जगह पे यहाँ पे हिंदी में इस तरीके से टेक्स्ट को लिख लीजिएगा। काव्य अलंकारा इज एसोसिएशन है इनका भामा से। ये डिवाइडेड है इनटू 6 चैप्टर्स में और 369 इसमें लाइंस हैं, और जो 2 वर्ड्स हैं एट द एंड ऑफ दी मतलब कि 2 वर्ड्स दे रखे हैं आपके। इनका जो चैप्टर 6 है इस वर्क का, काव्य अलंकार का जो चैप्टर 6 है उसमें इन्होंने 2 वर्ड्स दे रखे हैं। और फर्स्ट वर्ड्स भामा मेंशन अबाउट काव्य अलंकारा, और जो इसका एक वर्ष है नंबर 1, जो इनका फर्स्ट वर्ड्स है इसमें इन्होंने काव्य अलंकारा के बारे में मेंशन किया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव भरत। इनका जो टेक्स्ट है वो है नाट्य शास्त्र, भामा, काव्यालंकारा, आनंदवर्धन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्वन्यलोका, इनका एसोसिएशन है ध्वन्यलोका से, कुंतक, वक्रोति जीवितम, वक्रोति जीवितम, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्षेमेंद्र, इनमें के साइलेंट है, क्षेमेंद्र। इनका एसोसिएशन है औचित्य विचारा, औचित्य आचार्य विचारा, ठीक है। इसको भी मैं हिंदी में ही लिख के इसको मैंने लर्न किया था और मुझे हेल्प भी किया था, एग्जाम में पूछा भी आपसे, आप देख लीजिएगा। अगर आपने पहले नेट का एग्जाम दिया है देन यू हैव कम टू नो अबाउट इट, और अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो प्लीज यू हैव टू बिलीव, ओके। नेक्स्ट वी हैव कालिदास। कालिदास का जो एसोसिएशन है मालवी कग्नि मित्रमा, ठीक है, मालवी कग्नि मित्र। नेक्स्ट वी हैव आनंदवर्धन, जैसे कि आनंदवर्धन है इनों का अभी मैंने आपको बताया ध्वन्यलोका एंड ध्वनि, ध्वन्यलोका एंड ध्वनि, इन दोनों से इनका एसोसिएशन है आनंदवर्धन का। एग्जाम में कई बार इनको पूछा गया है। भरतहरि, राइट, स्फोता, ओके, इसको स्पीच थ्योरी कहते हैं स्फोता को। कुंतक आपका वक्रोति थ्योरी, इन्होंने कुंतक ने आपको वक्रोति थ्योरी दिया है ना, जो मैं भी आपको कुंतक अभी मैंने डिस्कस किया है पीछे, वक्रोति जीवितम, इसी तरीके से वक्रोति थ्योरी जो है आपकी कुंतक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट वी है भरत मुनि, भरत मुनि एसोसिएशन है इनका रस थ्योरी से, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्षेमेंद्र, औचित्य थ्योरी, ठीक है, औचित्य थ्योरी, जो भी पहले हमने क्षेमेंद्र भी पढ़ा था, औचित्य विचाराचार्य, ये भी है इनका, और औचित्य थ्योरी भी इन्होंने दी है क्षेमेंद्र ने। अभिनव गुप्ता, अभिनव गुप्ता का एसोसिएशन है तंत्रलोका, तंत्रलोक की बात करते हैं ये, राइट। नेक्स्ट वी हैव विष्णु शर्मा, इनका एसोसिएशन है पंचतंत्र, तुलसीदास, रामचरितमानस, सोमदेव, कथा सरित सागर, राइट। रिमेंबर सोमदेव, ये आपको मैचिंग में एंड क्रोनोलॉजी में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, तो प्लीज़ इन सबको आप देख के जाइएगा। बहुत सारे नहीं है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड लिस्ट बनाई है, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इंडियन एस्थेटिक्स में आपको इसमें से ही मिल जाएगा, राइट। हाँ, इफ़ यू हैव टाइम सो यू गाइज कैन डिटेल स्टडी अबाउट आनंदवर्धन का टेक्स्ट है आपका, और भामा का, भरत का, ये सारे प्रोमिनेंट है जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, राइट। और इन सब के तो टेक्स्ट ही आपसे पूछते हैं एसोसिएशन, राइट। देखो डैंटिन, काव्य दर्शा, काव्य दर्शा से इनका एसोसिएशन है। एंड नेक्स्ट अभिजात शकुंतलम, गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट रचना है जिसको ट्रांसलेट किया गया है विलियम जॉन्स ने। रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो कैन बी आस्क्ड इन योर आस्क्ड यू इन योर एग्जाम, ओके। नेक्स्ट वी हैव रामायणा। देखो रामायणा राल्फ टी.एच. ग्रिफिन, रिमेंबर द ईयर 1870 और 5, एसोसिएशन रामायणा का इनके साथ है क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट किया था। 224 में एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे क्वेश्चन, मैचिंग में आया था। यू हैव टू मैच, इफ़ यू नो काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न है अगर आपके माइंड में, तो प्लीज़ जाके आप चेक कर लीजिएगा, देन आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, राइट। आपको एक काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो आपको सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती है और मिलती रहेंगी इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट वी हैव महाभारता।
महाभारत जिसका 7 वॉल्यूम 1895 मनमत्था नाथ दत्त से एसोसिएशन है इनका, राइट। ईयर्स का बहुत ध्यान रखना, 7th वॉल्यूम की मैं बात करूँ क्योंकि काफ़ी सारे ट्रांसलेटर हैं वी हैव, कभी कोई किसी से एसोसिएशन है तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। 7 वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपका महाभारत किससे एसोसिएशन है, मनमत्था नाथ दत्त। ओके, नेक्स्ट वी है भगवत गीता, चार्ल्स विकिंस 1785। मोस्ट टाइम, मैनी टाइम दिस फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, पर्टिकुलर दिस फैक्ट आस्क्ड मैनी टाइम, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट वी हैव उपनिषद। उपनिषद राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएशन है, जब आपसे 1830s की पूछा जाएगा, 1830s, रिमेंबर द ईयर आई मेंशन हियर। और अगर आपसे उपनिषद फिर से पूछ रहा है और अगर आपके पास ऑप्शन में नथाइन हॉलैंड है तो ये भी आपका एसोसिएशन इनसे भी है, ये भी राइट ऑप्शन है। बट आपको देखना है अगर 1830s, अगर वो राजा राम मोहन रॉय देंगे तो 1830s आपको ज़रूर मेंशन करेंगे ईयर एग्जामिनर। और अगर वो आपको कोई भी ईयर मेंशन नहीं करते हैं एंड उपनिषद, और अगर ऑप्शन में आपके पास नदाइन हॉलैंड है तो यू गाइज कैन आंसर और मैच नदाइन हॉलैंड टू उपनिषद, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट वी हैव अभिजान शकुंतलम, विलियम जॉन्स कमलत्ता, राइट, इनके साथ एसोसिएशन है। कुंतक ने आपका वक्रोती दिया है। भामा रीति से एसोसिएशन है। आनंदवर्धन ध्वनि एंड ध्वन्यलोका, ठीक है। भरत आपका रस एंड नाट्यशास्त्र। और धनंजय दश रूप का, देखिए मैंने तो डीडी से इसको लर्न किया था, धनंजय एंड दश रूप का, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। डैंडित इनका काव्यदर्श एंड भरतहरि वाक्य पद्य, राइट। लेट्स डिस्कस थॉमस हार्डी टू हुम वी स्टडी, राइट। इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1840 टू 1928, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपसे रिपीट हो रखे हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं, लेट्स डिस्कस। ओके, जो थॉमस हार्डी हैं वो इज इन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट, राइट। ये पहले पोएट थे, फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा स्विच किया एंड ये नॉवेल्स की तरफ गए। देन उसके बाद ये फिर से पोइट्री की तरफ इन्होंने स्विच कर दिया, राइट। क्योंकि जब इन्होंने पोएम्स लिखी थी तो इनको इतना ज़्यादा फेमस नहीं मिला था, मगर इनकी जो नॉवल थी, नॉवल से इनको अच्छा खासा कमर्शियल फेम मिला। एंड उसके बाद इन्होंने फिर से पोइट्री में, कुछ नॉवल्स के बाद इन्होंने फिर से अपने आप को पोइट्री में स्विच कर दिया। रिमेंबर, ये 3 टाइम हो रहा है, पहले पोइट्री से ये नॉवल्स में जा रहे हैं एंड नॉवल से फिर पोइट्री में वापस आ रहे हैं थॉमस हार्डी। ओके, थॉमस हार्डी का जो फर्स्ट कलेक्शन है वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1895 तक, 98 तक इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था उसको पब्लिश ही नहीं किया गया था। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ प्राइमरली एज ए पोइट। अभी मैंने आपको बताया ये पहले अपने आप को ऐसे कंसीडर करते थे जैसे कि ही इज़ अ पोइट। थॉमस गेन फेम एज द ऑथर ऑफ नॉवेल्स, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को स्विच किया टूवर्ड्स द नॉवेल्स, टू राइट द नॉवेल्स, तब ये इनको अच्छे खासा फेम गेन हुआ, राइट। तो हेयर आई मैंशन सम इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जो आपसे एग्जाम में, देखिए इनकी काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं, 10 और 12 नॉवेल्स यू विल हैव टू रिमेंबर, बट दीज आर दी नॉवेल्स जो मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंशन किए। ये एग्जाम में डेफिनेटली आपसे इस एग्जाम्स में इनकी स्टोरीज़, इनकी समरीज, इनके कैरेक्टर से आपसे पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपने सारा नहीं किया है तो इनको आपको ज़रूर से करके जाना है। फर्स्ट वी हैव फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो आपका आ रहा है 1874 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी नॉवल है टेस्ट द अर्बरविल्स, विच पब्लिश्ड इन द ईयर 1891। मोस्ट फेमस ट्रेजिडी आप इसको बोल सकते हैं बाय थॉमस हार्डी। जो थॉमस हार्डी थे, जो इनके जो कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट थे, उनकी बहुत बेचारा वाली कंडीशन होती थी, रिमेंबर। तो इनकी जितनी भी नॉवेल्स है, जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, वो सब हमेशा क्या कर रहे हैं, उनके साथ आप कह सकते हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, राइट। काइंड ऑफ मिजरेबल कंडीशन इज गोइंग ऑन विद द प्रोटैगनिस्ट। इनकी जो जितनी भी नॉवेल्स हैं उसमें आप यही चीज़ें देखेंगे, जो इनके प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में दिखाते हैं एंड धीरे धीरे वो किस तरीके से ग्रो अप करते हैं। तो दिस इज़ दी समरी लाइन्स ऑफ थॉमस हार्डी की जो मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स हैं उनमें। और वेसेक्स से इनका जो फिक्शनल टाउन है, जो वेसेक्स, वहाँ वो इनके साथ एसोसिएशन है, रिमेंबर। ओके, तो टेस्ट जो है, देखिए आपने प्रेम ग्रंथ माधुरी दीक्षित एंड ऋषि कपूर की मूवी है, सीक्वल है आपका टेस्ट का। इफ़ यू हैव टाइम तो आप उस मूवी को देख लीजिएगा। टेस्ट और स्टोरी प्रेम ग्रंथ की सेम, बिल्कुल सेम स्टोरीज़ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट में, बस इनका जो लास्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट में वहाँ पर
जो जो क्रिमिनल होते हैं उनको मार दिया जाता है, लेकिन इस नॉवल में क्या हो रहा है, टेस को फांसी दे दी जाती है, टेस, राइट, इसको फांसी दे दी जाती है। ओके, जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, जिनका रोल दिखाया गया है नॉवल के अंदर, बहुत अच्छी ट्रेजेडी है इनकी ये। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप कहीं ना बिल्कुल लॉस्ट हो जाएंगे इस नॉवल के अंदर। अगर टाइम मिले तो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनके कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव ज्योड द ऑब्सक्योर। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल बाय थॉमस हार्डी। इसको भी इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा था, क्योंकि इसमें ना कहीं सुसाइड दिखाई थी, और एक कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी रही इस नॉवल के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। मिजरेबल कंडीशन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिजरेबल कंडीशन रहती है, रीज़न रहा, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इस नॉवल को थॉमस हार्डी की, राइट। लेट्स डिस्कस फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग थॉमस हार्डी। देखिए, फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस वाज विद द नॉवल। आपको पता होना चाहिए कि थॉमस हार्डी को जो फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस मिली थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, राइट, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि इनकी 1874 में पब्लिश हुई थी, यहाँ से मिली थी, राइट। हार्डी स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स आफ्टर द एक्सेसिव पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नॉवल। और ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है, देखिए ज्यूड द ऑब्सक्योर अगर ऑप्शन में होगा तो आप इसे लास्ट में ही पुट करना, क्योंकि 1895 में इसके बाद इन्होंने स्विच कर दिया था अपने आप को नॉवल से पोएट्री की तरफ, बिकॉज इस पोएम से इन्हें काफ़ी सारा पब्लिक क्रिटिसिज्म देखने को मिला था। दैट्स द रीज़न कि इन्होंने क्या करा था, स्टॉप राइटिंग नॉवेल्स आफ्टर द एक्सेसिव पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ हिज नॉवल ज्यूड द ऑब्सक्योर। 1895 में इसकी पब्लिकेशन है। Now guys, here I set them in chronology order. Major novels of most expected exam point of view repeated, जो रिपीट हो रही है थॉमस हार्डी की, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी में सेट कर दिया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, क्योंकि इनको लेके एग्जाम में क्रोनोलॉजी सेट करने के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इनके टेक्स्ट से, तो आपको इन टेक्स्ट को रिमेंबर रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वी हैव अंडर द ग्रीन ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में आ रहा है, जो कि सीरियलाइज्ड हुई है इन टिंसले मैगजीन में 1873 में। इसको सीरियलाइज्ड किया गया है टिंसले मैगजीन में, किसको, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज को, 1873, राइट। नेक्स्ट वी हैव फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड विच पब्लिश्ड 1874, द रिटर्न टू द नेटिव 1878। इसके कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत अच्छी स्टोरी है। और टेस्ट ऑफ द अर्बरविल 1891, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको स्टोरी बोल नहीं सकती, बट आप प्रेम ग्रंथ मूवी देख के आइए, देख लीजिए टीवी पर, बॉलीवुड की मूवी है। टेस्ट हिंदी में है, फुल्ली हिंदी में है, और अगर आप उसको एक बार देख लेंगे ना और टेस्ट को जरा सा भी रीड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी स्टोरी पता चल जाएगी, और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, यू गाइस कैन इजीली आंसर, राइट। नेक्स्ट वी हैव ज्योड द ऑब्सक्योर 1895। देखिए, मैंने तो कुछ ट्रिक लगाई थी, जैसे कि ग्रीनवुड ट्री के नीचे बैठा हूँ, पेयर ऑफ ब्लू आइज दिख रही हैं, उसके बाद मतलब कि जो आपका ग्रीनवुड है, और ये सब आपको कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे क्राउड नहीं होता, ठीक है। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मैं एक ग्रीनवुड ट्री के नीचे बैठा हूँ, 2 ब्लू आइज देख रहा हूँ, मीन्स ब्लू आइज हैं, एंड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और रिटर्न टू द नेटिव, फिर मैं क्या करता हूँ, बाद में अपने नेटिव वापस आ रहा हूँ, एंड टेस्ट, फिर वहाँ पे मुझे एक टेस्ट मिल रही है, एंड ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये हमारा लास्ट का वर्क है। मैं तो इस तरीके से इनको एक दूसरे को कनेक्ट करके क्रोनोलॉजी सेट को अच्छे से रिमेंबर करके जाती, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से अगर पढ़ा भी है ना, तो ये जो फियर ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योर माइंड। हमारा माइंड जो जिस आंसर को जानता भी है, फ्रस्ट्रेशन के कारण कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही आप उस क्वेश्चन को राइट टिक कर देंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर था एग्ज़ाम को लेके। तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एग्ज़ाम को लेके फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइएगा। आपने जितना भी पढ़ा है बेस्ट है, राइट। जितने भी बच्चे हैं, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है, कोई भी पूरा कवर नहीं कर पाता। ट्रस्ट मी गाइस, आप ही नहीं हो, सभी बच्चों का साथ यही होता है। एंड अगर हम सबको पढ़ भी लेते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, नहीं हो पाता रिवाइज। तो इसका सबसे अच्छा आपके पास तरीका है, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, पीस ऑफ माइंड आपको ज़रूरत है एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर आप पीस ऑफ माइंड से एग्ज़ाम देंगे, कि आप ऐसा बोलिए कि मैंने जितना भी किया है वो बेस्ट है, और मेरा पेपर सबसे अच्छा हो रहा है, और दूसरे बच्चों से सबसे अच्छा मेरा पेपर है, मैंने अच्छा पेपर किया है। अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में बैठ के सोचेंगे, करेंगे, डेफिनेटली यू गाइस कैन आंसर राइट क्वेश्चन,
राइट। जीआरएफ मिलेगा, नेट मिलेगा, जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट, यू जस्ट थिंक ओनली कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अच्छे से कॉन्शियसनेस से एग्ज़ाम में आंसर करके आऊँ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अपने आप को कंप्लीटली फुल्ली कॉन्शियस रखिएगा एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ड एल्बी। इनसे भी बहुत से टेक्स्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं जिनका टाइमिंग पीरियड है 1928 टू 2016। अमेरिकन प्ले राइट है गाइज ये, एंड नॉन फॉर हिज प्लेज राइटिंग। ये अपनी प्लेज राइटिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं, एंड इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेज हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। द जू स्टोरी पहले देख के जाएगा 1958। देखिए सेम ईयर द थिंग फॉल्स अपॉर्ट बाय चिनुआ अचीबे, जो उनकी अफ्रीकन ट्रिलॉजी है। थिंग्स फॉल अपॉर्ट सेम ईयर पब्लिश हो रही है 1958। दिस इज द ट्रिक बाय विच यू गाइस कैन लर्न और कनेक्ट कर सकता है। अगर आप कनेक्ट करके याद करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक रिमेन रहता है आपके माइंड में, राइट। द जू स्टोरी, एडवर्ड एल्बी 1958, एंड चिनुआ अचीबे थिंग फॉल अपॉर्ट सेम ईयर। टू टेक्स्ट वी हैव लर्न, राइट। नेक्स्ट वी हैव द सैंडबॉक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1959। Who's Afraid of वर्जीनिया वुल्फ। मैंने अभी आपको 1962 की जो लिस्ट प्रोवाइड की थी, देखिए उसमें मैंने इस वर्क को पब्लिश प्रोवाइड किया था। रिटन बाय एडवर्ड एल्बी के द्वारा लिखा हुआ प्ले है। थ्री टैल वुमेन 1994। थ्री ऑफ हिज प्लेज वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर ड्रामा। इनके जो थ्री प्लेज हैं आपके एडवर्ड एल्बी के, इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था ड्रामा में। लेट्स डिस्कस सीमस हैनी। ये भी एग्जाम में आपको हमेशा बैठे नजर आ जाएंगे जब आप एग्जाम देंगे ना, इनका नाम जरूर आपको मिलेगा। सीमस हैनी, जिनका टाइमिंग पीरियड है 1939 टू 2013। इरिश पॉइट है, जस्ट लाइक W.B. यीट्स। ओके, W.B. यीट्स एंड सीमस हैनी, इनका जो नेशनैलिटी है आपका इरिश पॉइट है ये, राइट। एक प्ले राइट है एंड ट्रांसलेटर भी इनको कंसिडर किया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1995। ओके, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है, इसकी लिस्ट भी आपको अपने पास सेपरेटली रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये भी उन राइटर्स को भी दे दिया जाता है जिनको मिला नहीं है, सिर्फ नॉमिनेटेड होते हैं, राइट। तो आपको उसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनेट हुए हैं, अदरवाइज दे रिसीव्ड। ओके, तो रिमेंबर, देखिए जितने भी मैं अपनी वीडियोस में आपसे मेंशन करती हूँ, जिनको भी मिला है मैं सभी के बारे में आपको बताती हूँ। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करूँ, देन डेफिनेटली आई हैव दैट पर्टिकुलर लिस्ट इन विच आई सीरियलाइज्ड मैंने उनमें उसको किया है, जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर और जो एग्जाम में जिनको पूछा जाता है। देखिए मैं सभी की लिस्ट नहीं आपको प्रोवाइड करती, मैं सिलेक्टेड मेजर राइटर्स की आपको लिस्ट देती हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनके अराउंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव सीमस हैनी ट्रांसलेटेड। देखो बियोवॉल्फ, बियोवॉल्फ जो कि एक इपिक पोएम है, इसे इन्होंने इनटू अ मॉडर्न इंग्लिश में इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था एज बियोवॉल्फ अ न्यू वर्स, राइट, और उसको पब्लिश कराया था 1999। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग सीमस हैनी, प्लीज रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट सीमस हैनी एसोसिएशन इनका बोक पोएम से भी है, राइट। बोक पोएम से एसोसिएशन आपको सीमस हैनी का मिल जाएगा। डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट 1966, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नॉर्थ, ये इनकी सारी पोएम्स है 1975। फील्ड वर्क 1979 एंड स्पिरिट लेवल 1996। स्टैनली फिश है ना, उनका बर्थ ऑफ ईयर है 1996, रिमेंबर। ओके, नहीं, स्टैनली फिश का बर्थ ईयर नहीं है 1996 में। स्टैनली फिश ने, जिन्हें हम रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में पढ़ते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने टेक्स्ट लिखा था जिसका ईयर था 1996। इज देयर टेक्स्ट इन दिस, ऐसा कुछ करके इनका टेक्स्ट है, वो इनको 1996 में आया था। गाइज एज आई टोल्ड यू कि मैं कहीं ना कहीं रिलेट करके इसको स्टडी करती थी, तो मुझे तो बहुत हेल्प करा मेरे एग्जाम में। एंड डेफिनेटली मेरे सिर्फ एनालिसिस, PYQs को एनालिसिस करके मेरे 50 और 60% मार्क्स सिक्योर रहते थे एग्जाम में, डेफिनेटली मेरे खुद की स्टडी से, राइट। होप गाइज जो भी मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, एंड डेफिनेटली यू गाइज स्कोर बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ जो भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ, इसको एक बार आप प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं सिलेक्टेड मैटर देती हूँ, आपको हेल्प करेगा, राइट। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। मैं एग्ज़ाम के डे तक आपको लोगों को वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, एंड प्लीज़ वॉच ऑल दी वीडियोस। आपको हर वीडियो से मार्क्स स्कोरिंग है, हर वीडियो मेरी मार्क्स स्कोरिंग है। डेफिनेटली आपके मार्क्स इन्हेंस होंगे अगर आप वीडियोस को देख कर जाते हैं, राइट।